गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक खूबसूरत नई और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं हमेशा की तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर, जिसपे हम सबसे पहले आपको बताते हैं वेदर एंड पॉलिटिकल अपडेट्स। और आज के प्रोग्राम में शामिल है स्पोर्ट्स और साइबर सिक्योरिटी, सोशल एंड इंटरनेशनल इश्यूज भी। और इसके साथ साथ माजूरों के आलमी दिन के मौका पर खसूसी सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। और आखिर में माहिरीन से जानेंगे हामला खवातीन की सेहत के बारे में कुछ अहम मालूमात और टिप्स भी। हमारा आज का शो भी आपके लिए हमेशा की तरह बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। तो जनाब, आपने कोई सेगमेंट मिस नहीं करना। और अगर बिलफर्ज कुछ मिस हो जाए, कुछ रह जाए, तो फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाजिर हैं आपके पास। और आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका दिल चाहे, पसंद आए, तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो अब बिला ताखीर मेरा ख्याल है चला जाए नजफ की तरफ, जो कि हमें बताएंगी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल, क्योंकि मसरूफियात में मौसम का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, ताकि हम प्लान कर सके पूरा दिन। बिल्कुल, आइए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में और सिंध के बालाई इलाकों में सुबह और रात के औकात में हल्की धुंध छाई रहेगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बादल छाए रहेंगे। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं। वहां पर टेम्परेचर कम से कम -6 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की, जहां वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश से दर्जा हरारत में कमी हुई और शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। लैंडस्लाइडिंग के खतरे पर सयाहों और मकामी अफराद को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। वादी सवात की बात कर लेते हैं। वहाँ पर बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में कमी देखी जा रही है। कम से कम टेम्परेचर 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, सवात, शांगला समेत दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं सुबह पंजाब का मौसम। मलका कोहसार, मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। बेशतर मकामात पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का पारा जो है कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और झंग में रात और सुबह के औकात में धुंध छाई रहने का इम्कान है। और अब मज़ीद आगे चलते हैं और रुख करते हैं सुबह बलूचिस्तान की तरफ। डेरा बुगटी, जाफराबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का,
जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। आज से कराची में ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है और शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहाँ पे कम से कम टेम्परेचर 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सक्खर, कशमोर, जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर और दादू में स्मोक की पेशगोई की है। मौसम की सूरत हाल आपने जान ली है और अब कुछ बात कर लेते हैं और जान लेते हैं मुल्की सियासत के बारे में। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि शदीद सियासी इंतशार सियासत में देखने को मिल रहा है। गैर यकीनी की सूरत हाल है। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं और इदारों के खिलाफ प्रोपागेंडा करने पर हुकूमत ने सख्त एक्शन का ऐलान किया है। जिम्मेदारों के तयन के लिए जॉइंट टास्क फोर्स भी बना दी गई है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पार्टी रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है और इनके खिलाफ वाइट पेपर्स बानी PTI को भिजवाने का फैसला भी कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताते हैं अली मोहम्मद की मुबैना वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो अलीमा खान के किरदार पर सवालात उठाते सुनाई दे रहे हैं। और एहतजाज के बाद बैरिस्टर गौहर की पहली बार बानी PTI से मुलाकात हुई, जिसके बाद वो डी चौक में सैकड़ों कारकुनों की हिलाकत के दावे से पीछे हट गए हैं। और इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हमायूं महमद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी के करीबी दोस्त और साथी जो हैं उनके साथ दो तरफा खेल खेल रहे हैं। बानी चेयरमैन बुशरा बीबी पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। PTI की सीनियर क़यादत बानी PTI को क्यों धोखा दे रही है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? जो सवालात के जवाबात हैं हमायूं मोहम्मद साहब से जानेंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी टूट फूट दिखाई दे रही है। एक रहनुमा कोई और बयान देता है, दूसरे रहनुमा की जानिब से कोई और बयान आता है। बुशरा बीबी को सुन लें, अलीमा खान को सुन लें, और फिर जो बुशरा बीबी की तर्जुमान है, फिर उनकी जो बहन है, उनका गार्डियन को जो हालिया इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया वो सुन लें। बिल्कुल। तो मतलब बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो मुंतशिर दिखाई देती है तहरीक इंसाफ। और अगर बयानिए की बात करें तो हर रहनुमा का अपना बयानिया है। इवन बुशरा बीबी पर, अलीमा खान पर भी सवालात उठा रहे हैं अली मोहम्मद खान। और इस वक्त जो सबसे अच्छी बात यह कि कारकुनान जो है वो सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कटहरे में खड़ा किया अपने लीडरान को और उन्होंने कहा जनाब आप बताएं, हम तो खड़े होते हैं, जो भी एहतजाज होता है हम तो वहाँ पर पहुँचते हैं, आप लोग क्यों वहाँ से फरार हो जाते हैं? ये एक तो पार्टी में जमहूरियत की निशानी भी है और एक बहुत अच्छी बात है। और के दो लोग जो हैं वो अपने लीडरान से अब सवाल करना शुरू हो गए हैं कि जनाब आप अपने किरदार के बारे में बताएं, हम तो हमेशा खड़े रहे हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने कॉल दी थी 24 नवंबर की और इसे फाइनल कॉल करार दिया गया, लेकिन 26 नवंबर को ही सब वहाँ से मुंतशिर हो गए। तो अब PTI के पास ऑप्शंस क्या बाकी रह जाती हैं? क्योंकि अब वो एक सिचुएशन थी जहां पर आप कुछ ले सकते थे, कुछ बनवा सकते थे, और नेगोशिएट कर सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो डैमेज हैज बीन डन। वो आपका जो मौका था, जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में थी, वो निकल चुकी है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ इसी सूरत पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हमायूं महमद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपके वक्त का। बताइएगा, बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि बानी के करीबी साथी दोनों तरफ खेल रहे हैं। बानी चेयरमैन बुशरा बीबी पर ज़्यादा एतबार करते हैं और PTI की सीनियर क़यादत बानी PTI को क्यों धोखा दे रही है, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, इस तरह की चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करता क्योंकि देयर इज़ नो प्रूफ। जब आप अनफॉर्चुनेटली आप कहीं भी देख लें, जैसे जब आप इस लेवल पे जाते हैं वहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ होती है, हमेशा से आती रही है। यूट्यूब ब्रूटस वाली चीज़ हमेशा से होती रही। सो वी डोंट नो कि क्या है, कौन वो है। हमें एक चीज़ पता है और वो एक चीज़ ये है कि इमरान खान इस मुल्क के साथ सिंसेयर है। इमरान खान इस मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ लाना चाहता है। इमरान खान इस मुल्क के अंदर जो चोरी चकारी थी उसको बंद करना चाहता है। इमरान खान जो है इस मुल्क के अंदर जो फैसले वो इस मुल्क के लिए होने चाहिए, ना कि किसी और मुल्क के लिए। ये 5-6 चीज़ें हैं जो हम जानते हैं। अब उसमें आप, मैं, कौन इस मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, हम ये देख लेंगे कि फिर वो जो इस मुल्क के साथ सिंसेयर होगा वो ऑटोमेटिकली उस कॉज के साथ सिंसेयर है।
बहुत सारे लोग होते हैं, हर जगह पे होते हैं, जो अपने पर्सनल गेन्स ज़्यादा रखते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, इमरान खान से अगर आप पॉलिटिशियन का लफ्ज़ हटा दें, इमरान खान को दुनिया जानती है, दुनिया रिस्पेक्ट करती है, दुनिया पूछती है। और इमरान खान किंग्स एंड क्वींस के साथ बग़ैर किसी टैग के मिलता जुलता था, लोग उसके साथ उस वक्त भी करते थे, उसकी एक बहुत बड़ी हैसियत थी। अगर हम बाकी पॉलिटिशियंस कर ले, चाहे हम बिलावल कर ले, मरियम कर ले, मियाँ नवाज शरीफ कर ले, शहबाज शरीफ कर ले, आसिफ अली ज़रदारी कर ले, कोई भी नाम ले लें, उनके नाम के अंदर से ये पॉलिटिशियन का लफ्ज़ हटा दो, कोई उनको मतलब 10 रुपए की नौकरी नहीं देगा। ये उन लोगों की एक्चुअल वैल्यू है इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड। तो उन लोगों ने हर हरबा इस्तेमाल करना है कि वो इस टैग के साथ चिमटे रहें, और इस टैग के साथ चिमट के उन्होंने इस मुल्क का खून चूसा है। आप 40 साल देख लें, ये वो लोग हैं, जरदारी साहब हो गए, मियाँ नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, ये 40 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। 1980 से ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बरजमान है। बिल्कुल सर, वो बड़ी देर से पॉलिटिक्स में है, और ये मामला जो हैं वो आज भी चल रहे हैं, वो आज भी पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, पावर पॉलिटिक्स में है, पावर कॉरिडोर्स में है। लेकिन हम ख़ास तौर पर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो गार्डियन को इंटरव्यू दिया गया है, उसमें मरीम रियाज भट्टू साहिबा ने यह भी कहा है कि सीनियर क़यादत से मायूस होकर बानी पीटीआई खुद बुशरा बीबी को अमली मैदान में लाए हैं। तो आपको लगता है कि जो पीटीआई है वो उनको एक्सेप्ट कर रही है? हम तो देख रहे हैं उनके किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मसला क्या पार्टी को बुशरा बीबी से? मेरा देखें, पार्टी को पार्टी को बुशरा बीबी से कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, शायद मैं उतना ना जानता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, वो कभी ना बुशरा बीबी को, ना अलीमा खान को, इनमें से किसी को भी वो पॉलिटिक्स में नहीं आने देंगे, क्योंकि वो इन प्रिंसिपल फैमिली पॉलिटिक्स के खिलाफ। फैमिली पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि वो शख्स जो जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशन, जैसे हमज़ा, जैसे शहबाज शरीफ, जैसे मरियम नवाज, जैसे बिलावल भुट्टो, जैसे आसफा भुट्टो, जैसे आसिफ अली ज़रदारी के, इन्होंने जो नीचे से आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अंदर बग़ैर काम किए, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशन, ये एक पोजीशन ले लेते हैं। ये ख़ानदानी पॉलिटिक्स। तो अगर कोई शख्स, वो चाहे वो बहन हो, भाई हो, बेटा हो, अगर वो नीचे पार्टी के अंदर से काम करते हुए ऊपर आ रहे हैं और अपनी टैलेंट के ऊपर या अपनी मेरिट के ऊपर कोई पोजीशन लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मायूस साहब, ये बताइएगा, इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। जिस तरह आपने कहा कि वो बुशरा बीबी जो है वो सियासत में नहीं आएंगी, तो सर मुझे ये बताएं कि आप कंटेनर पर खड़े होकर खिताब करें, आप डी चौक में एहतजाज को लीड करें, और फिर आप कहें कि आपका कोई सियासी किरदार नहीं, तो ये किस तरह सर मुमकिन है? इसको किस तरह कोई मान सकता है? अच्छा, इस तरह है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप देखें, ये डॉक्टर मुख्तलिफ लोग होते हैं, जब वो जेल में जाते हैं या किसी जगह पे नज़र बंद होते हैं, उनके फैमिली वाले आते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी उनको एक स्टेज देती है, वो अपने फैमिली मेंबर के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या इसका ये मतलब होता है कि वो पॉलिटिशियन बन गए? हरगिज़ नहीं। मैं एज अ बेटा, या मैं एज अ भाई, या मैं सर, वो लोग सियासी इजलासों की सदारत भी करते हैं, वो डांट डपट भी करते हैं रहनुमाओं की। इसका है। अच्छा, मैं उसकी भी बात बता देता हूँ। जब जो हुकूमत वक्त है वो इतनी खौफजदा हो कि वो इमरान खान के साथ जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको इमरान खान से मिलने ना दे, डिसीजन लेने ना दे, और उनके जब रिश्तेदार जैसे बहन और बेगम जब उनसे जाके मिले, उन्होंने उनको वो मैसेज दिया है, वो मैसेज कन्वे करने के लिए अगर इन लोगों ने उस फोरम को इस्तेमाल कर लिया, मैं उसमें बुराई नहीं समझता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनका कोई रोल पॉलिटिक्स में नहीं है। इन्होंने सदारत नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर की है, इन्होंने सदारत इसलिए की है कि जिस शख्स का ये मैसेज लेकर आए हैं वो शख्स जो है हमारे सर आंखों पर है, तो उसके लिहाज से उसका जो मैसेज लेकर आ रहा है हम उसको भी उतनी ही इज्जत देंगे, क्योंकि मैसेज उसका है।
बिल्कुल ठीक है हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि पीटीआई में शदीद इख्तलाफात भी हैं और कारकुन जो हैं शकूक व शुबात का भी इजहार कर रहे हैं और ये सारे मामला तो देखने में आ रहे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन अभी पार्टी की बनी हुई है, आपको क्या लगता है ऐसी सूरत हाल में पीटीआई अपने मुतालबात अब हुकूमत से मनवा पाएगी? इस तरह है पीटीआई, इस तरह नहीं है, इस तरह है। प्रॉब्लम्स होती हैं और ख़ास तौर पे अगर बड़े ना हो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, बट दैट डिसएग्रीमेंट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो और चीज़ है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान में है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के दरमियान। ठीक है, ये तो बल्कि अच्छा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। और आपने कहा कि तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, तो चले हम उम्मीद करते हैं और देखेंगे भी कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ मजीद कितनी मुत्तहिद दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सड़कों पर अक्सर आप नौजवानों को तेज़ रफ्तारी और ख़तरनाक अंदाज में मोटरसाइकिल रेस करते देखते भी हैं और ये एक बड़ा आम सा मंजर है। बदकिस्मती से उनका ये जुनून अक्सर जिंदगियों के चिराग गुल कर देता है। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों नौजवान गैर कानूनी रेसिंग के दौरान न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगियां भी खतरे में डाल देते हैं। और इस हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि अब पाकिस्तान में रेसिंग के शौकीन नौजवानों के लिए एक महफूज और मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। 22 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाला पहला मोटो क्रॉस इवेंट रेसिंग के शौकीन नौजवानों का अपना शौक और कंट्रोल इन्वायरमेंट और महफूज माहौल में पूरा करने का मौका फराहम करेगा। आज हमारे साथ इस अहम इवेंट के ऑर्गेनाइजर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आमिर जफर साहब मौजूद हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि ये इवेंट किस तरह से नौजवानों के लिए महफूज रेसिंग के मौके पैदा करेगा और पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले मैं ये बताइएगा कि आपको ये इवेंट मुनक्किद करवाने का ख्याल कैसे आया और क्या इसका मकसद आप देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच उज़ैर, इट्स नाइस टू बी हियर ऑन योर शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा क्योंकि फ़ौज में जो मैंने 25 ईयर्स गुजारे उसके अंदर मेरा ज़्यादातर स्पोर्ट्स के शोबे के साथ जो है वो वास्ता रहा, तो इस वजह से आफ्टर रिटायरमेंट आई थॉट कि चलें इसी स्पोर्ट्स को लेके आगे चलते हैं। और क्योंकि मेरा हैवी बाइकिंग से काफ़ी शौक़ है मेरा, एंड मैंने एक क्लब भी बनाया हुआ है रोड रेबल्स के नाम से पिंडी इस्लामाबाद में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट, इट्स द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्लब इन पिंडी इस्लामाबाद, इफ़ यू अलाउ मी टू से। तो वहाँ पे रहते हुए मुझे ये नज़र आया कि क्योंकि हम ज़्यादा रोड पे होते थे और ये बच्चे जो हमें देख के और वो अपनी छोटी छोटी बाइक्स के ऊपर रेस लगाना शुरू कर देते थे, बगैर हमें देखे भी यही करते थे, तो उसमें जो वो डैमेज अपने आप को करते थे और जो बाकी कम्यूटर्स को ख़तरा करते थे, तो आई सेड टू माई सेल्फ कि इफ़ वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस, ये हमेशा बात सुनी है, तो वाई नॉट दैट शुड बी मी। तो इस ज़ुमरे में चलिए इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसे कि इस इवेंट की ख़ास बात है सर, हमें बताइए कि आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब तक इस इवेंट में ख़वातीन राइडर्स भी हिस्सा ले रही हैं और अब तक कितनी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और ख़वातीन के हवाले से कितनी पार्टिसिपेंट को उस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है और कितनी उम्मीद है कि पार्टिसिपेंट हिस्सा लेंगी ख़वातीन? थैंक यू वेरी मच। अच्छा नजफ़, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये मैं आपको इसके 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात की। अब बिल्कुल रेस कराना उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है जितना किसी इंसान की ज़िंदगी बचाना जी। और इसकी वजह क्या है, किसी भी जगह पे रेस नहीं कराई जा सकती। देखिए, सड़कें तो बिल्कुल ही गैर महफूज हैं, वो तो जगह ही नहीं है रेस करने की, ये तो सिर्फ एक हिमाकत है। हाँ, जब आप रेस कराना चाहते हैं तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, इनमें से कुछ सड़क पे होती हैं रोड पे और कुछ होती हैं जो ऑफ रोड होती हैं। क्योंकि जो रोड रेसिंग होती है, ड्रैग वगैरह हो गई, मोटो जीपी हो गई, तो ये बहुत एक्सपेंसिव फॉर्मेट है, बाहर के मुल्कों में होता है, अभी हमारा मुल्क इसके लिए तैयार नहीं है। जो आसान और सस्ता तरीन तरीक़ाकार है रेसिंग के अंदर दाखिल होने का, वो है थ्रू मोटो क्रॉस, और उसमें आपको बाकायदा एक मोटो क्रॉस का एरिना बनाना होता है जिसमें ऑफ रोड यानी मिट्टी की कोई जगह हो, धूल को उड़ने से कंट्रोल करने के लिए आप उसे प्रिपेयर करते हैं, फिर उसमें से तमाम आप वट्टे, ये पत्थर वगैरह जितनी स्टोन्स पेबल्स होते हैं, ये सारे आप वहाँ से निकालते हैं, फिर उसकी जितने टर्न्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है ताकि टर्न के ऊपर उन्हें एम्बैंकमेंट मिल जाए। इसी तरीके से मुख्तलिफ
ये क्या कहते हैं, छोटी से लेके बड़े तक मैं समझाना चाहूँगा कि जंप्स रखी जाती हैं, इनकी ख़ास पैमाइश होती है और ख़ास डिस्टेंस होता है। तो ये चीज़ बनाने में क्योंकि काफ़ी पैसे लगते हैं, इस वजह से कोई बनाता नहीं है। रेसेस होती रहती हैं पाकिस्तान में, लेकिन ऐसे ही किसी भी ज़मीन में किसी से भी बातचीत करके वहाँ पे वो खोल देते हैं कि चलिए जी रेस होगी, स्पॉन्सर्स आ जाते हैं और रेस का नाम हो जाता है। लोग गिरते हैं, टूटती हैं हड्डियाँ, पसलियाँ टूटती हैं, कंधे टूटते हैं, एल्बोज डिसलोकेट होती है, विच इज़ वेरी बैड। हमें अपने रेसेस का ख्याल उसी तरीके से रखना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों का। दूसरा सवाल आपने पूछा, ख़वातीन कोई हिस्सा ले रही हैं नहीं, कितनी रजिस्टर हो चुकी हैं और इनके लिए कुछ किया जा रहा है नहीं। देखिए, मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये कर सकता था कि जहाँ पे रेसर्स के लिए एंट्री फ़ी होती है तो वहाँ पे मैंने ऐलान ये कर दिया कि क्योंकि ख़वातीन को भी इस तरफ आना चाहिए और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उनको इनकरेज करने के लिए एक तो ख़वातीन की एंट्री फ़ी नहीं होगी जब तक कि वो थोड़ी प्रोफेशनल नहीं हो जाती, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरे शहरों से आना चाहती हैं या दूसरे सूबों से आना चाहती हैं, उनको मैं अपनी कंपनी की तरफ से आने जाने का और उनकी बाइक की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दे दूंगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। उसके अलावा ये कि जो हमारे इधर इस्लामाबाद पिंडी में रेस होने जा रही है, उसके अंदर उनके लिए रिहाइश, खाने पीने वगैरह का भी बंदोबस्त मैं अपनी कंपनी की तरफ से कर दूंगा। तो आई जस्ट वांट कि उनको कोई ऐसा माहौल मिल सके कि जिसमें उनका पैसा न लगे। जो एक हर्डल होती है, वैसे ही देखें ख़वातीन को अपने माँ बाप से इजाज़त लेके आने में थोड़ी दुश्वारी होती है, फ़िज़िकल स्पोर्ट है, फिर उसके बाद अपना वक्त निकालना, अपनी स्टडीज़ को भी देखना, जिम्मेदारियों को, और जो शादीशुदा ख़वातीन है यकीन करें वो भी शामिल है, तो उनको फिर एडिशनली अपने मियाँ से भी इजाज़त लेनी पड़ती है, तो दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, तो उनके लिए हमें थोड़ा सपोर्ट करनी चाहिए। राइट नाउ मेरे पास 16 लड़कियाँ जो हैं वो मैरिड एंड अनमैरिड जो है वो रजिस्टर हो चुकी हैं और ये बढ़ती जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़्यादा होंगी, बल्कि जिस कैटेगरी में रजिस्टर हो रही है मुझे तो लग रहा है कि उस कैटेगरी में शायद वो लड़कों की स्ट्रेंथ को भी सरपास कर दे। अच्छा आमिर साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि आपने फॉर्मेट की बात की, कैटेगरीज की बात की, ये भी बताइएगा फॉर्मेट क्या है, कैटेगरी क्या है और पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या खास स्टैंडर्ड जो है वो रखा गया है। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा उज़ैर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कैटेगरीज मैंने इसमें लोगों को मुतारिफ़ कराने के लिए नंबर 1, नंबर 2 उनको सड़कों से हटाने के लिए, तो जो कैटेगरी सड़कों पे भाग रही है उसको लाजमी शामिल करना था, नंबर 2 ये वजह थी। तो इसलिए मैंने इसमें फ़र्स्ट टाइम 70 सीसी से शुरू किया है। सो 1 कैटेगरी इज़ 70 सीसी, सेकेंड कैटेगरी इज़ 1 to 5, थर्ड कैटेगरी आती है 150 सीसी की, फिर फोर्थ कैटेगरी में है 200 से 250, ये होती है ट्रेल शक्ल की जो प्रॉपर मोटोक्रॉस की बाइक्स है, और उसके बाद फिर प्रोफेशनल कैटेगरी है विच इज़ 300 सीसी एंड अबव, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ एडवेंचर बाइक्स की रेस भी, विच आर 700 सीसी से लेके 1100-1200 सीसी तक एडवेंचर बाइक्स होती हैं। अच्छा, इन सब के लिए ट्रैक मुख्तलिफ बनाना होता है, मुख्तलिफ लेवल का, तो 70 से लेके 150 सीसी तक के लिए मैंने एक बिगिनर्स का ट्रैक बनाया है, जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए एक टफ़ और चैलेंजिंग ट्रैक है, और एडवेंचर के लिए मैंने जो है वो ख़ास तौर पे स्लोप का ख़ास ख्याल रखा है कि कितनी स्लोप को निगोशिएट कर सकते हैं, तो वो रखें। अब जो 70 सीसी से 150 तक के हैं, दे ऑब्वियसली कैन नॉट अफोर्ड के अभी पहली ही रेस के लिए वो मोटोक्रॉस की कोई बाइक ख़रीद के लेके आ जाए। सो व्हाट आई हैव अलाउड देम टू डू इज़ कि वो अपनी नॉर्मल 70, 1 to 5 और 150 सीसी की बाइक को लेके और वो मेरे पास आ जाए। दी ओनली थिंग दैट दे नीड टू डू इसके उसके जो नॉर्मल स्ट्रीट टायर लगे हुए होते हैं उनको हटा के 3-4 हज़ार का खर्चा। आमिर साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये इवेंट ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो इसको एंजॉय करने के लिए क्या आम पब्लिक भी आ सकती है और उसकी कोई टिकट है या ये फ्री है, और अगर फ्री नहीं है, ख़रीदना पड़ेगा, तो कहाँ से ख़रीदें और इसकी कीमत क्या है? जी ठीक है, मैंने एक तो वेन्यू जो है वहाँ पे हर किस्म की टिकट्स की जो है वो बंदोबस्त किया हुआ होगा। DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में मैं ये रेस करवा रहा हूँ। वहाँ पे वेन्यू पे हर मुख्तलिफ लेवल की जो एनक्लोजर्स हैं उनके टिकट्स अवेलेबल होंगे। उसके अलावा DHA फेज़ 2 के अंदर जो सेंट्रल पार्क है, बहुत अच्छी मतलब सेंट्रल जगह है जाने की, तो वहाँ पे एक कैफ़े है ब्लिस कैफ़े के नाम पे, उन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया था रखने के लिए, तो उनके पास टिकट रखाए हुए हैं। इसके अलावा जो ये जो टिकट की फ़ी है ये पब्लिक के लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री रखी हुई है, लेकिन जो डिलक्स और दूसरे VIP स्टैंड्स वगैरह हैं उनकी थोड़ी सी फ़ीस है, मतलब अराउंड 1500 समथिंग लाइक दैट। जो रेसर्स हैं 70 कैटेगरी से लेके ऊपर प्रोफेशनल तक, इनकी जो फ़ी है वो
1500 से लेके, और एंट्री फ़ी 1500 से लेके 5000 तक जाती है, एंड दैट ऑल विल बी डन ओनली एट द वेन्यू इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है आबिद साहब, इवेंट की कामयाबी के लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बिल्कुल एक बड़ी अच्छी जो है वो होने जा रही है, और जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करें वो तो एक्साइटेड हैं, लेकिन जो वहाँ पर शायकीन होंगे, देखने वाले होंगे, वो भी खास एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आज हम एक इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग मौजू पे बात करने जा रहे हैं। तो जनाब, आजकल हैकिंग के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिस तरह से आपको इल्म है। और इस्लामाबाद में एक वाकया रिपोर्ट हुआ है जहाँ पर हसास इदारे का अफसर बनकर जो कुछ तालीमी इदारे थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो सरबराहान थे, उनसे उनका डेटा लिया गया, उनके डेटा को हैक किया गया, जो कि बड़ा तशवीशनाक है। और इस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, जो हैकिंग के मामलात हैं, जो केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो रिसेंटली 1500 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं के मुताबिक, और ये वो हैं जो कि अभी तक जो सामने आए हैं, और जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया वो इससे अलग हैं। वो इससे अलग हैं। और नाजरीन, ये इतना ख़तरनाक हद तक फैलता जा रहा है कि ऑब्वियसली हैकर्स जो हैं हसास मालूमात जो हैं चोरी कर लेते हैं आवाम की, फिर उसको डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। बैंकिंग फ्रॉड भी इसी हवाले से होता है, और ये उसी कड़ी के साथ जाके मिलता है, और लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम देखते हैं कि जिस तरह IT में तरक्की होती जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे आती जा रही है, और हम बहुत सारी नई एप्लीकेशंस देखते हैं, टेक्निक्स देखते हैं, वहीं पर हम ये चीज़ नोटिस भी करते हैं कि हैकिंग के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को आइडिया है कि डिफरेंट तरीके से कैसे हमने आगे बढ़ना है, और लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करने को मिलता है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी मौजूद है। इस्लामाबाद से हैं ब्यूरो चीफ कामरान खान साहब, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है हमारे साथ शहजाद अहमद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कामरान खान साहब, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वाक़े की कुछ डिटेल्स जो हैं वो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया, और किस तरह से जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, ये जो साइबर ऑफेंसेस हैं, इसके लिए जो ख़ास तौर पर पैसा बटोरने वाला काम है, और लोगों को धोखाधड़ी के मैसेज भेजे जाकर उनसे मकसद ये होता है कि उनसे जो है वो पैसे बटोरे जाएं, तो ये वाला काम जो है वो रिपोर्ट हुआ है रिसेंटली। इस्लामाबाद के जो मॉडल कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी हुआ ये है कि जो स्कूल की और कॉलेजेस की कुछ ऐसे चीदा स्कूल और कॉलेजेस हैं जिनकी मैनेजमेंट का डेटा जो है वो हैक किया गया। उनसे वो तमाम जो स्कूल के जो उनके स्टूडेंट्स और वालिदैन के जो रिकॉर्ड है वो लिया गया उस हैकिंग के जरिए, और फिर वालिदैन को मैसेजेस भेजे गए इस चीज़ के लिए कि फंड रेजिंग के लिए, जिनके लिए कि उनको कहा गया कि आप ये फलाने अकाउंट में ये इस एक्टिविटी के लिए पैसे जो है वो जमा कराएं। इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस थे जो कि वालिदैन ने रिपोर्ट किए हैं कि उनको स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आए हैं। जब ये मामला स्कूल मैनेजमेंट के पास आया तो उनको पता लगा कि इस्लामाबाद में ये इस तरह की वालिदैन की जानिब से ये शिकायत आ रही हैं, तो जाहिर है कि पता चला कि इस किस्म का तो कोई मैसेज कभी भी जनरेट नहीं हुआ स्कूल इंतजामिया की तरफ से या कॉलेज इंतजामिया की तरफ से। इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर डिस्क्लेमर जारी किए गए स्कूल इंतजामिया की तरफ से, कॉलेज इंतजामिया की तरफ से, कि ऐसा कोई मैसेज अगर आपको मिला है तो हमारी तरफ से नहीं है, और इसके ऊपर कतई तौर पर अमल ना किया जाए, क्योंकि कॉलेज ये जो इस्लामाबाद के जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, इसका ये कभी भी अपने जो स्टूडेंट्स और जो उनसे पेरेंट्स हैं उनसे कोई पैसों का या फंड रेजिंग का तकाजा नहीं करती। ये रूल्स के अंदर मेंशन है। तो ये इस किस्म के पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो जो इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उनमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन को पहली दफ़ा इस किस्म के मैसेजेस जो हैं पेरेंट्स को भी आइडिया हो ही गया होगा इस फ्रॉड मैसेज का। शहजाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और आप देख रहे हैं कि IT में जिस तरह जिद्दत पैदा होती जा रही है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू एप्लीकेशंस आ रही हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें तेज़ी आ गई है, और हैकर्स के पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं हैक करने की सिस्टम को। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के टेक्नोलॉजी और IT और इंटरनेट के दौर में
साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक प्रोफेशनल फील्ड नहीं है, बल्कि एक स्किल है, एक नॉलेज सेट है जो कि हर एक मोबाइल और इंटरनेट यूज़र के पास होनी चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट इतना जान सके कि अच्छे और बुरे की उसको आइडिया हो सके कि कौन रियल है कौन फेक है। तो मौजूदा हालात को देखते हुए, मुल्क के महंगाई के हालात को देखते हुए, साइबर क्रिमिनल्स ऐसे ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि इन नीड्स होते हैं, उनको ज़रूरत होती है। सो उनको मैनिपुलेट करके, उन पे सोशल इंजीनियरिंग करके और स्पेशली पैसों की फंडिंग की या पेमेंट की उनको वो चीज़ बता के कोई फेक न्यूज़, फेक कोई पोस्ट, कोई लिंक उनको सेंड कर देते हैं, तो वो इस झांसे में आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो विक्टिम बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है शहजाद साहब। कामरान खान साहब, आप ये बताइएगा कि इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से, FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से, इदारों की जानिब से अब तक क्या तहकीकात की गई हैं, क्या पेशरफ्त हुई है और क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई तहकीकात की रोशनी में? नहीं जी, देखिए अभी तक जो अपडेट आई है उसके मुताबिक तो सिर्फ यही पता चला है कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बाकायदा एक डिस्क्लेमर जो है वो जारी किया है जो कि वालिदैन को गया है, और उसमें उन्हें बताया गया है कि इस किस्म के कोई मैसेजेस जो हैं वो हमारी तरफ से नहीं आते। लेकिन बात यह है कि ये मामला जो इस वक्त अभी सिर्फ जो स्कूल और कॉलेजेस के इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन को गया है, इस तरह के बेशुमार मैसेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के, वो भी कम across such messages every day। तकरीबन आप देखते होंगे, आपको भी और मुझे भी, बाकी लोगों को भी इस चीज का सामना रहता है। तो ये होता ये है कि जब भी आपने देखा होगा कि वो आता है ना कि वो आपकी जी इतना इनाम निकला है, आपकी ये लॉटरी निकल आई है और आपको इतने पैसे जो हैं वो आपके निकल आए, इस नंबर पे कॉल कीजिए। तो ये सारे जाहिर है कि हमें ये एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी जो है वो मुफ्त की कोई चीज जो है वो नहीं मिलती। तो हमें इस लालच में नहीं आना चाहिए। यानी एक पहला उसूल तो ये होना चाहिए कि हमें किसी भी तौर पर इस लालच में नहीं आना चाहिए। भाई कोई क्यों हमें जो है वो फ्री का, हमने कहीं अप्लाई भी नहीं किया और हमारा जो है वो इनाम और लॉटरी निकल रही है, तो पहली ही सूरत में हमें इसके ऊपर शक करना चाहिए। ऐसे कोई मैसेजेस हो उनको फौरी तौर पर रिपोर्ट करना चाहिए और उनको ब्लॉक करना चाहिए। और तीसरी जो स्टेज है जो कि PTA या FIA का साइबर क्राइम विंग है, वो मसला ये है कि इस किस्म की जो इंसिडेंसेस होते हैं इस पे PTA या FIA का साइबर क्राइम सेल जो है वो खुद से इनिशिएट नहीं करता। और क्या कामरान साहब ये इदारे इतनी सलाहियत रखते हैं, इतनी कैपेसिटी है कि इस तरह के वाकयात को डील कर सकें? अगर मैं आपको FIA साइबर क्राइम का डेटा बताऊं कि उनके पास कितने केसेस जो हैं या कितनी कंप्लेंट्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, और जो डिस्पोजल ऑफ केसेस का जो रेट है वो अगर आप सुनेंगे तो वो शायद 1% से भी कम है। यानी 100 में से सिर्फ एक शिकायत ऐसी होती है जिसके ऊपर एक्शन होता है, जिसका इजाला होता है। 99% केसेस जो हैं वो वहां पर साइबर क्राइम विंग में, FIA के साइबर क्राइम विंग में पेंडिंग रहते हैं। तो ये एक बड़ा जो है ये अलमिया है। यानी ठीक है कामरान साहब, फिर इदारों से तो उतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शहजाद साहब, आप बताइएगा कि किस तरह से बचाया जा सकता है, बजाय कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ इदारों में दरख्वास्त दें, पहले ही किस तरह से महफूज रख सकते हैं अपने मोबाइल को, अपने डेटा को, व्हाट्सएप वगैरह। हाँ जी, व्हाट्सएप और दीगर जो ऐप्स हैं, अगर आप अपना फ़ोन किसी को देते हैं इस्तेमाल के लिए, रिपेयरिंग के लिए या सेल कर देते हैं, तो किन बातों का ख्याल रखें कि आप हैकिंग के इस तरह के वाकयात से बच सकें? जी देखिए, सबसे पहले तो कोई ऐसा अगर मोबाइल है घरेलू इस्तेमाल का या ख़वातीन का या किसी क्रिटिकल डेटा के लिए, तो मैं तो उसके रीसेल के हक में या दुकानदार के पास ले जाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मोबाइल से डेटा कभी भी ख़त्म नहीं होता। चाहे मोबाइल हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे USB हो, वो रिकवरेबल डेटा होती है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं कि समहाउ उसमें से थोड़ी बहुत डेटा अगर हम ओवरराइट कर ले, नॉर्मल फॉर्मेटिंग की बजाय फैक्ट्री रीसेट कर दें और उसके बाद मजीद उसमें गार्बेज डेटा डाल दें, तो वो पुरानी जो डेटा पड़ी होती है समहाउ वो कहीं से मिसप्लेस या रिप्लेस हो जाती है और कैशे कुकी उसकी रिमूव हो जाती है। तो मैं अक्सर अपनी सर्कल में दोस्तों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने मोबाइल चेंज करना ही है तो अपनी किसी फैमिली मेंबर को दीजिएगा और आप नया मोबाइल ले लीजिएगा, क्योंकि दुकानदार के पास मोबाइल लेके जाना ऐसे है कि खुद अपनी प्राइवेसी इनको हाथों में थमा देना है। तो सारी चीजें रिकवरेबल है और बेस्ट सोल्यूशन यही है कि
अपनी जितनी भी प्राइवेट लाइफ है अगर आप वो इंटरनेट से दूर रखें, मोबाइल से दूर रखें तो बेहतर ही होगी। ये वाला तो ऑप्शन अच्छा है शहजाद साहब, लेकिन वो वाला बिल्कुल नहीं है कि आप फैमिली में ही अपना मोबाइल सेल कर दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा फैमिली भी नहीं आपका मोबाइल उस तरह ले पाती। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से राय दी इस टॉपिक के हवाले ही दी कि किस तरह इससे निपटा जा सकता है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स और न्यूज़ बाकी है। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आज हम एक इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग मौजू पे बात करने वाले हैं जो तकरीबन हर घर का मसला है और हर घर में बहुत अहमियत रखता है। ये मौजू सास और बहू का रिश्ता है। नाजरीन, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है और मायने खेज होता है, लेकिन ये उतना ही नाजुक होता है। इसमें मसाइल भी बहुत हैं, गलत फहमियाँ भी बहुत हैं, रिश्ता टूट भी जाता है, तलखियाँ भी होती हैं, लेकिन इसको बनाया जा सकता है दोबारा। वैसे सच्ची बात तो ये है नजफ के सास और बहू के रिश्ते में मोहब्बत और एहतराम का जो तवाजुन है ना, ये कायम रखना कोई आसान काम नहीं है। जब दोनों तरफ से ही समझदारी, सब्र और बर्दाश्त की कमी हो तो फिर देखने को यही मिलता है कि मामूली सी बातों पर भी तनाज़ात जो कि बड़े बड़े होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई है कि तकरीबन 40% खवातीन ने सास और बहू के ताल्लुकात में कशीदगी को अपने घर की सबसे बड़ी परेशानी करार दिया है। सास और बहू के इस खूबसूरत ताल्लुक को समझने के लिए, साथ ही साथ इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मजबूत कैसे किया जा सकता है, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस खान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिसेस खान, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। ज़ाहिर बात, आप ख़ुद भी एक बहू रह चुकी हैं और अब आप सास भी हैं, तो इस रिश्ते को आप कैसे देखती हैं और इसे कामयाब बनाने के लिए सबसे, कहा जाए ना, मुश्किल मरहला कौन सा है? मुश्किल मरहला तो जाहिर है शुरू में ही पैदा होता है जब आप लोग साथ रहना शुरू करते हैं, जब सास बहू का इंटरेक्शन होता है शादी के बाद। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी तलखियाँ आजकल हैं। आजकल के हमेशा से ही सास बहू की लड़ाई तो हमेशा से ही मशहूर है, लेकिन इसको हम अवॉइड नहीं कभी भी कर सकते, क्योंकि बहू जो है बेटी भी नहीं बन सकती और बेटी की जगह बहू नहीं ले सकती। बिल्कुल, कितना भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस रहता है, थोड़ा सा उसमें खलिश रहती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली देखिए एक माँ ने जिसने बेटी को जन्म दिया उसके साथ जो सेंटिमेंट्स होंगे, जो प्यार होगा, लाख आप अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, वो हाँ में हाँ मिलाती हो, आप भी उसको करती होंगी, लेकिन वो कुदरती चीज़ है, जो एक नेचर की दी हुई चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम बहू को बिल्कुल बेटी जैसा नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं आपके डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस भी हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर लेते हैं। आजकल की पढ़ी लिखी माएँ हैं, सासें हैं, सासों को पता है कि इनको हमें स्पेस देनी है, सासों को पता है कि इन्होंने जॉब पर जाना है, तो वो भी उनके साथ कोऑपरेट करती हैं। उस तरह का सलूक अब नहीं रहा और उनमें लड़कियों में भी बड़ी अवेयरनेस है। लड़कियां पहले अनअवेयर होती थी, छोटी उम्र में शादी हो गई, उनको कोप अप नहीं करना आता था, तो उनसे मिस्टेक्स भी हो जाती थी। लेकिन हमसे अगर मिस्टेक्स हमारे ज़माने में होती थी तो हमारी सासें हमें समझा दिया करती थी, वो ज़रा डांट डपक के समझाएं। देखें, माँ भी तो डांट कर ही हमें समझाती थी ना कि ये क्या कर दिया, इसमें तुमने इतना घी डाल दिया, ये तो खुश्का चावल थे, खुश्का में तो एकदम साइड पे चावलों पे आप घी लगा दें देगची में तो वो दम आ जाता है। बिल्कुल, आपने मिसेस खान ना बड़ी अच्छी बात की है कि सिखाने में, मशवरा देने में, लेकिन हम देखते हैं कि मशवरा देने में, सिखाने में और हुक्म देने में ना बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे अक्सर जो सास हैं उनकी जानिब से बहू को मशवरे की बजाय हुक्म दिया जा रहा होता है, बड़ा तहकुमाना लहजा होता है। और ये बताइए कि क्या सास को बहू के ज़ाती फैसलों में मुदाखलत करनी चाहिए? देखें, मेरा ख्याल सास का तो इंटेंशन यही होता है कि ये सीखे, बिल्कुल यही होता है कि जो हम करते आए हैं वैसे करें, लेकिन ये भी अब पॉसिबल नहीं है। अब बहुत एडवांस ज़िंदगी है, उनके हाथ में मोबाइल्स हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ देख रहे हैं, वो लेटेस्ट देख रहे हैं कि इसके मेडिकल क्या फ़ायदे हैं, अगर हम ये टोटका देंगे तो इसका नुकसान भी क्या हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात छोटे छोटे टोटके भी बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, जैसे खांसी वांसी का टोटका, सीने वीने में जब इंसान का, बच्चे का सीना चल रहा हो तो उसको किस तरह आप मैनेज करेंगी घर में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, पेट के दर्द का
वो किस तरह गर्म कपड़ा रखती हैं। अगर पेट में दर्द होता है छोटे 2-1 महीने के बच्चे को, तो उसमें मेडिसिन इतनी नहीं बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के हमेशा साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहले ज़माने में कहाँ बच्चों को इतना मेडिसिन देते थे। अच्छा मिसेस खान, आप जाहिर बात है रिलेशनशिप कोच हैं, एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे रिश्ते आपने करवाए भी हैं, संभाले भी हैं, बेटियों को समझाया भी है, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि अच्छी बहू की डेफिनेशन क्या है और कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं अच्छी बहू के अंदर होनी चाहिए तो वो कहलाएगी अच्छी बहू। देखें, पहली बात तो ये है ना, ऐसे बैक क्विक आंसर अब वो जवाब देती है ना लड़कियां, अब टीवी देख देख कर एकदम टिट फॉर टैट फौरन मुंह पे जवाब दे देना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा जब्त, थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा मुंह बंद करना। देखें, अब लड़कियां कहेंगी कि मिसेस खान तो कहती है मुंह बंद रखो ये वो। देखिए, इसी से ही घर बनते हैं। अगर आप फ़ौरन बड़ों को जवाब देंगी तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा कि ये देखो हमारी बात ख़त्म नहीं होती, ये समझती नहीं है, हमें उल्टा एकदम जवाब मिल जाता है। तो ये तो कोई तरीक़ा नहीं हुआ। एक बात हमेशा याद रखें, एकदम जवाब ना दें, मौके से कर दें कि अम्मी या आंटी या मम्मा जो कुछ भी आपने उसको कहा था, मेरा मकसद ये नहीं था, मैंने इसको यूं लिया और आपने मुझे यूं कह दिया, मैं हर्ट हुई। आप उस वक्त नहीं, बाद में अगर बता देंगी अपनी सास को, अगर आप बहुत ज़रूरी समझते हैं, वरना तो दरगुजर करना बहुत ही अच्छी बात है। आप आराम से बता दें कि ये वक्त मुझे अच्छा नहीं लगा था, ये नहीं बात थी, ये यूं बात थी। ठीक कहा कि आप इसको बाद में क्लैरिफाई करें। कुछ देर रुक जाएं आप, कुछ लम्हा इंतजार करें, तो दरगुजर से भी काम लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों पर जिम्मेदारी है। ये नजफ ने तो आपसे जाना कि अच्छी बहू की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अच्छी सास बनने के लिए आप क्या समझती हैं, कितनी मामला फहमी होनी चाहिए, कितना जो है किस तरह से अच्छा बनना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि वो एक तो आपसे जानने का मतलब ये है कि एक तो वो आपकी एज फेलोज होंगी तकरीबन, और फिर वो आपकी बात को ज़्यादा रिलेट कर सकेंगी, ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगी। जरा सा थोड़ा सा दोबारा टेलीफोन आ गया था। जिस तरह आपने बहू की मिसेस खान क्वालिटीज बताई, इसी तरह अपनी एज फेलो सास के हवाले से भी बताइएगा कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि क्योंकि आपकी बात को वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, सास में तो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, बहू तो अभी उसकी जवानी है, अभी वो शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो सास को मेरा ख्याल ज़्यादा तहम्मुल से, ज़्यादा प्यार से, सोच समझ कर बहू को, ताकि बुरा ना लगे। देखिए, वो भी बच्ची है, वो भी अभी अंडरस्टैंड कर रही हैं, आपके घर का माहौल देख रही हैं, चारों तरफ इतराफ़ में देख रही हैं कि क्या कैसे होना चाहिए, किस तरह चीज़ें सेटल होनी चाहिए, क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, उसको अब आप डिस्टर्ब जाते ही ना कर दें कि पूरा ड्राइंग रूम या किचन की सेटिंग ही आउट कर दें। जब उस औरत ने 40 साल लगाए होंगे, उस घर में इन्वेस्ट किए होंगे, उसने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें बनाई होंगी, की होंगी, तो आप सडनली ना सारा कुछ चेंज करें, सडनली ना अपनी हुक्मरानी चलाएं। हाँ, अब लेटेस्ट चीज़ें आपको चाहिए, अब लेटेस्ट तरीक़े चाहिए। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी सास की कंसेंट, उनकी मर्ज़ी के साथ साथ आप लेकर चलेंगी और उनको समझाएंगी कि अम्मी यूं नहीं, यूं कर लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मिसेस खान, आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये जो अदायगी है ना, कि आपने अपनी बात डिलीवर कैसे करनी है, लहजा आपका क्या होना चाहिए, तो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए ताकि अगले को आपकी बात समझ आ सके। अच्छा मिसेस खान, बताइए कि अस्मा अब्बास जो कि बुशरा अंसारी की बहन हैं, उन्होंने किसी प्रोग्राम में इस हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां हैं अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर देती हैं, और स्पेशली ये वो करती हैं अपनी माँ शादी के बाद। वो हर चीज़ डिटेल बता रही होती हैं और इस हवाले से बात कर रही होती कि आज ये हुआ, आज ये नहीं हुआ। इस पर क्या कमेंट करेंगी? सबसे बड़ा तो ये इसमें जो रोल प्ले करता है आपका टेलीफोन्स। यहाँ शौहर ऑफिस के लिए निकला नहीं, तो लड़की ने कमरे में जाके फ़ोन चलाकर और सारी रुदात घर की एक एक बात बता दी। क्या जब पहले टेलीफोन नहीं होते थे, क्या लड़कियाँ ये करती थी? क्या हर मशवरा माँ से लेती थी? हर नंद की बात, घर की बात, हर चीज़ रिलेट करना, हर चीज़ टेलीफोन के बगैर गुजारा भी तो नहीं है। हाँ, गुजारा नहीं है, लेकिन इसको एक अपना इस तरह का हथियार ना बनाए कि आपको 24 घंटे
हमारी नौकर नौकरानियां नहीं छोड़ते। भाई मैं तो कहती हूँ हम बड़ों को कहते हैं या वर्किंग वुमेन को कहते हैं कि उनको चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ये तो ज़्यादा ज़रूरत नौकरानियों की, नौकरों की और ये ड्राइवर्स की बन गई हुई है। मैं ज़रा इधर होती हूँ, मैं देखती हूँ नौकरानी ने फ़ोन कानों में लगाया हुआ है। अरे भाई रात के 1 बज गए, 1:30 बज गए, तुम सुबह कैसे उठोगी? हम लोग ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं। ये जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास तो मेरे ख्याल ज़्यादा ही डूब गई है। तो मतलब आप ये समझती हैं कि शादी के बाद अगर लड़की की जिंदगी खराब होती है तो इस टेलीफोन की वजह से होती है, जो वो अपनी माँ को करती है बार बार। हाँ, वो सारी बिल्कुल हर बात बताती है। ये नहीं कि माँ एक समझदार औरत है, वो स्नब करके भाई तुम पूरे दिन की रुदात तुम आधे घंटा मुझसे बात कर दिया करो। अच्छा मिसेस खान, ये भी क्या बातें करनी कमेंट कर दीजिएगा कि सास बहू की लड़ाई में हम देखते हैं कि हमेशा जो नुकसान है ना वो मर्द का हो रहा होता है बेचारे का। मतलब माँ की माने तो फिर वो बीवी नाराज है, बीवी की मान ले तो माँ नाराज है। उन बेचारों को भी कोई मशवरा देना चाहेंगी आप? वो तो बेचारा पागल हो जाता है, इधर आता है तो माँ की सुनता है, उधर जाता है तो बीवी की सुनता है। उसको समझ में नहीं आता मैंने शादी करके भाई क्या गुनाह कर दिया। बजाय इसके शादी का मायने है सुकून, शादी के मायने है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने शौहर को कितना सुकून देंगी, आप कितनी रिस्पॉन्सिबल होंगी, आप उसकी चीज़ों का, खाने का, पीने का, माँ क्या सारी ज़िंदगी करती रहेगी। अब आप आई हैं, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके साथ साथ सास ससुर का भी ख्याल रख लें, आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। आप घर को देखें, आपका अब तो फ़र्ज़ है आप घर को देखेंगे। क्या माँ बाप के घर में आप फ़र्ज़ नहीं अपने देखती थी? माँ को बुखार हो गया या फादर को कुछ हो गया, बहन भाई को, तो आप हाथ बटाती थी, आप किचन में भी जाती थी, अपने कपड़े भी धोती थी, अपना सब कुछ। अब आपको क्या मौत आती है? लेकिन मिसेस खान, मौलाना तारिक जमील साहब का भी एक जो बयान है वो आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि मर्द की जो खिदमत है वो तो बीवी की जिम्मेदारी है, लेकिन सास ससुर की जो खिदमत है वो कोई उन पर फर्ज नहीं है, कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मेरा ख्याल जब आप एक घर में चले जाते हैं तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे कि उधर रहना चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने मियाँ का ही खाना पका रही हूँ, जाओ भाड़ में सास ससुर, मैं तुम्हारा नहीं। खाना उतनी देर में पकेगा जितनी देर में आपके मियाँ शौहर का पकेगा। आप जो लोग हैं घर में उतना उनका डालकर पका सकती हैं। आपका उतना ही हाथ चलेगा, उतना ही टाइम लगेगा, उतनी ही एनर्जी लगेगी। तो ये मुझे समझ में नहीं आता वो जो कहते हैं। कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये सवाब की बात है, आपको करनी चाहिए खिदमत उन्होंने क्यों कहा? ये तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, बड़ों की खिदमत, वो तो घर के फर्द हैं। अल्लाह ताला ने तो कहा है बाहर के भी लोगों को देख लो, आसपास के लोगों को भी देख लो, पड़ोसियों को भी देख लो। तो आपके अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत नहीं, उनके साथ अच्छा सलूक और ये इस तरह की चीज़ों के लिए आप किस तरह मना कर सकते हैं? आप तो लड़कियों को और वर्गला रहे हैं। आपको तो आप तो उनको एडिंग फ्यूल टू द फायर, वो तो आगे भरी हुई होती हैं कि हमसे ये करवा लिया सास ने, हमसे वो करवा लिया। अरे भाई करवा लिया तो अच्छा किया है ना, घर को साफ सुथरा किया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लड़कियों को सवाब के लिए अपने सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए। जहाँ पे आप एक इंसान का खाना बना लिए, 2-3 अफराद का भी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस खान। और ये एक मेरे हाथ में बेहतरीन अमल है और इससे आपका हुस्न सलूक बढ़ता है, फैमिली में बॉन्ड मजबूत होता है। तो नाजरीन अभी और वो भी आपके लिए दूसरी तरफ कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, आपके बच्चों को देख रहे होते हैं, आपकी कोई काम जो वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन का मकसद माशरे और तरक्की के तमाम शोबों में खसूसी अफराद के हकूक़ को और फलाह बहबूद के फ़रोग देना है, ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो और आम अफराद की तरह माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ अफराद किसी न किसी जिस्मानी या जहनी मासूरी का शिकार हैं। पाकिस्तान में माजूर अफराद की तादाद तकरीबन 2 करोड़ है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, मगर उन पर मुकम्मल अमल दरामद ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से खुसूसी अफराद को हम देखते हैं कि सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर और अल खिदमत कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम बोर्ड के चेयरमैन ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, जो 2005 के ज़ल्ज़ले से लेकर मुख्तलिफ नागहानी आफात समेत दीगर समाजी खिदमात में पेश हैं। सर, आपको शो में वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ये बताइएगा कि हम इस दिन का मकसद भी पूरा कर रहे हैं या सिर्फ इस दिन को ही मना रहे हैं? ज़रा दिन, किसी भी दिन को मनाने का बुनियादी मकसद तो यही होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए जी। और उनकी काउंसलिंग हो, गाइडेंस हो। तो ये जो हमारे माजूर अफराद हैं, ज़रा स्पेशल पर्सन हैं और किसी न किसी महरूमी के साथ ये दुनिया में आते हैं। और इसमें टैलेंट बहुत होता है लोगों के अंदर। अगर इनकी थोड़ी सी इनको केयर मिल जाए और इनको थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए और कुछ इक़दाम जो इनकी ज़रूरत को पूरा करने वाले हों वो कर दिए जाएँ, तो हमने देखा है कि वो लोग तो बाज़ दफ़ा जो हमारे जैसे बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे परफार्मर होते हैं। आप पाकिस्तान की ब्लाइंड की क्रिकेट टीम को देख लें, आप डॉक्टर तारिक अजीज़ जो FC कॉलेज के एक डिपार्टमेंट के हेड रहे और वो जिस्मानी माजूर थे, चल नहीं सकते थे, उनको बिठा के गाड़ी में बिठाया जाता था, स्पेशल कार थी। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो पेश किए जा सकते हैं। तो इस दिन को मनाने से बहरहाल पाकिस्तान की कौम या पूरी दुनिया के लोगों के अंदर इस चीज़ का एहसास तो पैदा किया जाता है कि इनको केयर देने की ज़रूरत है और हमें उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुजाहिद साहब, आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी ये फाउंडेशन हमेशा से कारआमद होती है, लोगों की मदद करती है, इन अफराद को आगे लेकर जाती है, कामयाबी के रास्ते पे लाती है। और आज का दिन जो आप एक खूबसूरत तरीके से मना रहे हैं कि 50 शहरों में आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों के साथ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कितना मुश्किल होता है सोसाइटी के अंदर ऐसे स्पेशल किड्स को इंडल्ज करना और इनकरेज करना, सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? इसमें ज़ाहिर है 2-3 महरूमियाँ हैं या 2-3 इक़दाम हैं कि जो इन लोगों के लिए हमें करने चाहिए। उसमें सबसे पहले तो इनकी सेहत का इशू है और इनकी ज़ाहिर है जो माजूर है, हाथ पाँव से माजूर है, पाँव टेढ़े कुछ लोगों के होते हैं जी। तो एक तो जदीद मेडिकल साइंस में इन माजूर लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें आई हैं कि जिनसे इनको किसी न किसी हद तक बेहतर किया जा सकता है आम रूटीन लाइफ गुजारने में। तो इनकी सेहत के लिए एक तो हुकूमती सतह पे भी इक़दाम होने चाहिए और जो हॉस्पिटल हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, वो भी इनको करें। एक तो इनके सेहत का इशू है, अच्छी खुराक भी ज़ाहिर है उसमें एक शामिल है। दूसरा मसला फिर इनकी एजुकेशन है। ज़ाहिर एक जिस्मानी माजूर जो है वो उसके अगर हाथ पाँव नहीं है या उसकी निचला धड़ मफलूज है लेकिन उसका दिमाग तो ठीक काम कर रहा है, अगर हम उनको तालीम के मौके ठीक तरह से दे दें तो उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा ये बहुत ही अच्छे परफार्मर होते हैं और वो अल्लाह ताला ने जो कोई एक महरूमी इनके अंदर रखी होती है उसका अजाला जो ना वो अल्लाह ताला दूसरी तरफ से पूरा करते हैं। तो इनकी तालीम के लिए एक दूसरी तवज्जो वो देनी चाहिए। तीसरा फिर ये कि इसके साथ जुड़ी जो चीज़ है कि ज़ाहिर है अगर कोई व्हील चेयर है या किसी बंदे ने मूव करना है या सरकारी ट्रांसपोर्ट है और इनलाइन ट्रेन है या मुल्क में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, तो इसमें इन लोगों को सफ़र करने की हमें ज़रूरत है। वरना तो एक माजूर के लिए एक फ़र्द साथ फोकस होगा तो वो मूव कर सकता है। अब बाज़ दफ़ा घर में 2 या 3 फ़र्द हैं और दोनों कमा रहे हैं और एक मजदूर घर में पड़ा हुआ है, उसको कोई स्कूल या कॉलेज ले जाने वाला ही नहीं है। तो अगर हम अपने सिस्टम में इस चीज़ को ऐड कर दें और इनकी आमदोरफ्त के लिए कोई सहूलत हो तो इसके नतीजे में ये बिल्कुल बड़ी अच्छी सजेशन है। तो ये 3-4 बड़े इक़दाम हैं मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत है। मुझे बताइएगा कि जो ये माजूर अफराद हैं जो कि हमारा ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उन्हें किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, किसी किस्म की हेल्प चाहिए, तो आप लोग क्या उन्हें जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं और किस तरह वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए, अल खिदमत फाउंडेशन तो वैसे ही है ही महरूम तबकात का हाथ पकड़ने का नाम। जहाँ को मुश्किल हो, परेशानी हो, हमारे लोग जो है ना वो मुश्किलात का शिकार हों तो हम आगे बढ़ते हैं। डिज़ास्टर हो, कोई सैलाब आ जाए, कोई ज़ल्ज़ला आ जाए, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। सेहत के बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं। एजुकेशन पे वो बच्चे के जो पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं है, उनके लिए हम उनको सॉफ्ट लोन बगैर सूद के कर्जे दे रहे हैं ताकि वो अपना कारोबार सेट कर सकें। अब बनो काबिल प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, आपने उसको देखा होगा, हमने पूरे मुल्क में उसको लॉन्च किया। अब तक 50,000 प्लस बच्चे कराची में सिर्फ बनो काबिल से सॉफ्ट स्किल लेके तो कमाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो समाजी खिदमात में ख़ास तौर पर हमारा है उसमें तो हम इन माजूर अफराद के लिए पाकिस्तान में आपने तो कहा ये तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद हैं।
2,70,00,000 तो वो लोग हैं कि जिनका डाटा स्टैट डिपार्टमेंट ने दिया गवर्नमेंट ने, वरना जो हमारी असेसमेंट है ये कमोबेश कुछ 4 करोड़ के करीब में भी पाकिस्तान के अंदर माजूर अफराद हैं, और उनमें से 6,50,000 से ज़ायद वो लोग हैं कि जिनको सिर्फ व्हील चेयर चाहिए, यानी वो चल फिर नहीं सकते। जिस्मानी मजदूरी में तो बहरा होना भी है, आंखों से नाबीना होना भी है, हाथ पाँव से महरूम होना भी है, तो 6.5 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ व्हील चेयर चाहिए। तो अल खिदमत ने एक तो इस पूरे तबके की वेलफेयर का काम का आगाज़ किया है, और हमने व्हील चेयर की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है। हम फ्री व्हील चेयर जो है वो बहुत एक अच्छी व्हील चेयर है जो ब्रांडेड है, पाकिस्तान से बाहर वो बनती है, वो हम मजदूर अफराद को देते हैं। अब तक 45,000 लोग हैं जिनको हम व्हील चेयर दे चुके हैं। आज के दिन भी 50 शहरों के अंदर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और 350 माजूर अफराद को इंशाल्लाह आज के दिन भी हम व्हील चेयर दे रहे हैं। अभी GB गवर्नमेंट के साथ उनकी रिक्वेस्ट थी कि जी हमें व्हील चेयर के लिए सपोर्ट दे अल खिदमत, तो हमने GB गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट बाकायदा तौर पे साइन किया है कि जितनी भी GB गिलगित बल्तिस्तान में व्हील चेयर चाहिए होंगी वो अल खिदमत उनको फराहम करेगी। मैं इस मौके पे पाकिस्तान का कोई भी जो चलने फिरने से कासर हमारा माजूर भाई है, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको जहाँ पे भी व्हील चेयर की ज़रूरत है आप अल खिदमत से रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम फ्री व्हील चेयर उनको पहुँचाएँगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। और हमारे जो ऑडियंस, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनमें जो डिसेबल हैं या आपके घर में कोई मौजूद है, आपके आसपास कोई है, तो ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब ने हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बड़ी अच्छी जो है चीज़ है उसका ऐलान किया है। अगर वो भी किसी इस तरह की चीज़ में मुब्तला है तो वो बिल्कुल अल खिदमत से रब्ता कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अल खिदमत की जानिब से जो फलाह बहबूद के जो काम है, महरूम तबकात के लिए जो खदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं, और हमसे भी आप इस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। हाँ, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप रब्ता करवा सकते हैं, और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ हम आप लोगों से भी ये अपील करते हैं कि आप भी अल खिदमत का साथ दें, और इस तरह की जो तंजीमें हैं जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला रही हैं, उनका साथ दें, क्योंकि आप पर भी इक्वली जिम्मेदारी आयद होती है। नो डाउट। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं एक निहायत अहम टॉपिक पर, जिसको कहा जाता है फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको ये भी कहा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाज़रीन, ये जो महीना होता है, ये 3 महीने बहुत अहम है। 13 से 14 हफ्तों का ये इब्तदाई वक्त माँ और बच्चे की सेहत के लिए इंतहाई अहम है। ग़िज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, नरिशमेंट के हवाले से किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और इस दौरान माँ की जिस्मानी हालत भी तब्दील होती नज़र आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी तिब्बी और ग़िज़ाई सहूलियात दस्तयाब नहीं होती। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक हर 50 मिनट में एक पाकिस्तानी खातून दौरान हमल मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती है। देही इलाकों में जहाँ पहले से सेहत की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, ये सूरत हाल वहाँ और भी ज़्यादा ख़राब है। और एक और तहकीक में यह बात भी सामने आई कि 70% हामला ख़वातीन की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती, जिससे बच्चे की नशोनुमा और माँ की सेहत दोनों ही मुतासर होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ख़वातीन को किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और ग़िज़ा में क्या चीज़ें लेनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट नैयर आपा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमेशा की तरह आपसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है, और आज हमने बड़ा अहम टॉपिक सेलेक्ट किया है ताकि इस पे आपसे ज़रा इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए। ये जो 3 महीने हैं हर माँ के लिए बड़े अहम भी होते हैं, प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसकी ख़ुद की सेहत के लिए भी, बच्चे की सेहत के लिए भी। तो किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और ग़िज़ा में क्या लेना चाहिए? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैंने देखा है कि बच्चियां घबरा जाती हैं, यहाँ पेन हो रही है, तबीयत इस तरह की हो रही है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो इसके अंदर जो है वो सेल्फ मेडिकेशन, कोई भी पेन, क्योंकि बच्चियों को आदत है कि कोई सर में दर्द हुई, कहीं पे पेन हुई, पेन किलर ले लेती हैं। तो इस सारे जो है वो पीरियड के अंदर आपने एक तो पेन किलर बिल्कुल भी नहीं लेनी डॉक्टर की एडवाइस के बगैर, और दूसरे नंबर पे जो आपकी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसी के अंदर आपके सारे मसलों का हल है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिंथेटिक फॉर्म में ही जो है वो विटामिन्स लें, वो बल्कि कई दफ़ा जो है वो नुकसान देते हैं फ़ायदा देने की बजाय। अच्छा। हाँ बिल्कुल।
तो जो सिंथेटिक फॉर्म में आपको पता है, जो एक ऑर्गेनिक एक नेचुरल चीज़ है, वो आप जितना भी अगर खा लें, आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है वो कंज्यूम करती है और बाकी जो है वो आपके ड्रेन आउट हो जाता है, तो वो आपको नुकसान नहीं देती। अगर आप कोई भी सिंथेटिक फॉर्म में विटामिन वगैरह या इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली उसके उस तरह से जो है वो बेनिफिट्स नहीं होते। और डॉक्टर से पूछे बगैर इन डेज के अंदर आप कोई भी जो है वो इस तरह की मेडिसिन वगैरह यूज नहीं यार आपा, वो जो बच्चियां पहले 3 महीने कुछ खा नहीं पाती, वॉमिटिंग करती रहती हैं, खाने को देख के स्मेल से दूर भागती हैं, और अगर कुछ खा लें तो वो वॉमिट के थ्रू बाहर आ जाता है, तो उनको क्या कहेंगी, उनके लिए क्या है वो भी बताइए। उसके लिए वही बात आ जाती है कि डॉक्टर्स जो है ना वो इस तरह की मेडिसिन देती हैं कि वॉमिट ना आए, खाना खाने से पहले आप ले लें। यहाँ पे जो है वो सबसे बेहतरीन हमारे जो किचन का इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। सौंफ इतनी बेहतरीन है, अगर वॉमिट वगैरह वाली पोजीशन है, अगर वॉमिट्स नहीं भी आ रही, आप देखें कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो बच्चियों को जो है वो फ्रैकल्स, छाइयाँ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि फिर रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो जो सौंफ का इस्तेमाल है, सौंफ को आप क्या करें कि थोड़ा सा जो है वो इसको तवे के ऊपर भून लें। 1 पाव अगर सौंफ है, 1 पाव इसके अंदर आप जो है वो सफ़ेद तिल डालने, और 1 पाव ही इसके अंदर सनफ्लावर, सूरजमुखी के जो बीज हैं साफ़ सुथरे अपन सारी की दुकान से ला के, और इसके अंदर थोड़ी सी आप जो है वो मिश्री जो है वो क्रश करके ये डालते हैं, ये आप अपने पास रखें। ये अगर आपको, जिन लोगों को वॉमिट वगैरह का इशू है, तो वो सिर्फ सौंफ भून के अपने पास रखें। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो सौंफ लेंगे, वो देखें, हाँ जी, उसके साथ एक तो वॉमिट नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे सौंफ जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करती है। तीसरे नंबर पे ये आपके फेस पे कभी भी छाइयाँ नहीं आने देगी। इतना जबरदस्त, जी जी जी, बहुत जबरदस्त जो है ना इसके सौंफ के जो है वो और कहा जाता है ये इन्फ्लेमेशन के लिए, ब्लोटिंग के लिए भी बड़ी अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सौंफ का इस्तेमाल अगर आप स्टार्ट से लेके अपनी एंड तक प्रेगनेंसी में रखते हैं तो आपको वॉमिट्स वगैरह के जो है वो वॉमिट नहीं आएगा। अच्छा, आपने ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने बता दी, एक बड़ा आसान सा टोटका जो है वो कोई भी बना सकता है इसको। हमारे यहाँ ये भी एक बात बताइएगा कि एक मशवरा दिया जाता है हामला खातून को कि अब आपने 2 बच्चों को पालना है, यानी आप पे 2 जिंदगियों की जिम्मेदारी है, अपनी भी और अब बच्चे की भी। तो ये किस हद तक दुरुस्त है कि उसमें फिर वो जो कहते हैं कि आपको बड़ी अच्छी ग़िज़ा लेनी है, ये कितनी जरूरी होती है? डबल खाना है जी, और खाना भी वो खा रहे होते हैं कि जिसमें जरूरी नहीं कि इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हों, जिसमें कोई अफादियत हो। तो ये बताइएगा किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए? जी, जाहिर सी बात है, बच्चा माँ के खून से जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है। तो आप देखें कि स्टार्ट के अंदर ही डॉक्टर के पास जाएं तो वो विटामिन सी और फॉलिक एसिड जो है वो रिकमेंड करती हैं ताकि खून की कमी ना हो। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए सबसे जो बेहतरीन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप उनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। जो सीजनल, अब जिस तरह से सर्दियां हैं, आजकल अब देखें गाजर, चुकंदर बेहतरीन ऑप्शन है फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए, और नेचुरली। तो ये आप इसकी जो है वो स्मूदी बना के जो है वो ले, उससे आपका पेट भी भरा रहेगा और आपकी बॉडी को, आपके बच्चे को जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी में से मिलेंगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली। एक और दूसरे नंबर पे आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। मैंने जो एक चीज़ देखी है कि बच्चियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं कि अब आगे क्या होगा, अब इस तरह से होगा, किस तरह से सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज करूँगी। आप स्ट्रेस को जो है वो अपने आप से जो है वो दूर रखें। ज़ाहिर सी बात है कि ये एक नेचुरली जो है वो एक साइकिल है। अल्लाह ताला ने एक अगर जो है वो बेबी जो है वो दुनिया में आ रहा है तो वो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ जो है वो बॉडी के अंदर भी जो है वो नेचुरली कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला की ज़ात प्रोवाइड कर रही होती है। और जब उसने दुनिया में आ जाना है तो पालने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला औरत को जो है वो इतनी हिम्मत जो है वो दे देती है, रातों को जागना भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो स्ट्रेस मेन चीज़ है, स्ट्रेस। मैंने देखा है स्ट्रेस बच्चियाँ लेके ज़्यादा जो है वो अपने आप के साथ जो है वो ज़्यादती कर रही होती है। रिलैक्स रहें, नींद को पूरा करें, वॉक भी करें। ये नहीं है कि आप बेड रेस्ट पे, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। आप ठीक है घर के काम वगैरह नहीं करें बेशक, लेकिन आप चलते फिरते रहें, आप वॉक करें और
स्ट्रेस को जो है वो अपने आप से थोड़ा सा जो है वो दूर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। को कैसे कंट्रोल करेंगे, बड़ा प्रॉब्लम है गर्ल्स का और ये बड़ा अहम मसला है और ये सीरियस इशू है जिसको जोक में लिया जाता है। हम भी मजाक बना लेते हैं लेकिन मर्द हजरात भी मजाक, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। किस तरह मूड स्विंग्स को कंट्रोल किया जाए इस 3 मंथ्स के अंदर तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली भी जी बिल्कुल नॉर्मली कोई सौंफ बताएं ये जो ही मूड का मसला हो मुंह के अंदर, हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे होते हैं, इसका कंट्रोल खुद पे नहीं होता, ठीक है। उसमें ये होता है कि घर वालों को, सब लोगों को जो है वो थोड़ा सा कॉपरेट करने की ज़रूरत होती है, मियाँ को कॉपरेट करने की ज़रूरत होती है, नींद पूरी नहीं हो रही होती, जो चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये खवातीन पे कंट्रोल से बाहर है, उनके बाहर होता है बिल्कुल। इसी तरह से ये नहीं है कि वो जानबूझ के इस तरह से कर रही हैं, वो जाहिर सी बात है कि उनकी जो एकदम से जो फिजिकली जो है वो उनकी कंडीशन जो बिल्कुल चेंज होती है, जिस तरह से वो चाह रही होती, खाना पीना खा पी नहीं रही, कहीं जाना है जा नहीं रही, पाबंदियां लग जाती हैं, उठो नहीं, इस तरह से नहीं, चलो यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है इस सिचुएशन में। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि जो घर वाले हैं उन सबका यहाँ पे जो है वो कंट्रीब्यूशन बनता है कि वो कोऑपरेट करें ताकि जो है ना वो थोड़ा सा जो एक स्ट्रेस का एलिमेंट है वो थोड़ा सा जो है ना वो कम जो है वो हो सके। अच्छा आपा कोई नुस्खा भी बता दें जो कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए, उन दोनों की, बच्चे की नशोनुमा के लिए खास तौर पे बड़ा बेहतर हो। जी बिल्कुल। देखें, एक तो जो है वो हल्दी, जिस तरह से बात की कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, ब्लॉटिंग हो जाती है, या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू को हील करने के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो हल्दी है। गोल्डन मिल्क का जो इस्तेमाल है नाइट के अंदर, इसके साथ आपका जो भी हमने स्ट्रेस की बात की, एक तो स्ट्रेस जो है वो कम होगा और बड़ी अच्छी पुरस्कून जो है वो इसके साथ नींद भी आएगी। और हेल्थ के लिए भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे जैसे आगे डेज बढ़ने हैं, जाहिर सी बात है इश्यूज और ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे होते हैं, तो उसमें यह है कि नीम गर्म दूध के अंदर आप 1/4 हल्दी ज़्यादा नहीं लेनी, इसकी तासीर गर्म होती है, तो वो आधी चमची भी वही काम कर रही होती है, एक चुटकी भी वही काम कर रही होती है। एक चुटकी आप थोड़ी सी जो है वो हल्दी की डाल के और एक चुटकी काली मिर्च की डाल लें, थोड़ा सा उसमें हनी ले लें और नीम गर्म आप सोने से पहले ये वाला दूध आप लें, तो इसके साथ आपकी जो है वो एक तो नींद, आपकी स्ट्रेस और दूसरे नंबर पे आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरे नंबर पे जिस तरह से सुबह में उठे हैं तो 1 या 2 जो है वो, सिर्फ ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो ज़ाफ़रान है इसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट है ब्यूटी के। अगर कहते हैं ना कि बच्चा गोरा चिट्टा हो, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि बच्चे का रंग जो है वो साफ़ सुथरा हो। और दूसरे नंबर पे प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद माँ का चेहरा सही रहे, उसके चेहरे पे छाइयाँ वगैरह इस तरह के इश्यूज ना आए। दोनों तरह के, दोनों प्रॉब्लम्स को जो है वो ट्रीट करने के लिए ज़ाफ़रान बेस्ट है, ठीक है। तो ये अगर आप सुबह में खाली पेट 1 गिलास जो है वो ऑर्गेनिक मिल्क होना चाहिए, ठीक है। दूसरे मिल्क का मैं नहीं समझती हूँ कि कोई फ़ायदा, उल्टा बल्कि नुकसान ही है। तो 1 गिलास दूध के अंदर 2 या 3 जो है वो इसकी जो डंडियाँ सी हैं ज़ाफ़रान की, 2 या 3 ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्म तासीर होती है इसकी, तो ये आप डाल के और थोड़ा सा हनी डाल के ये आप खाली पेट लेना शुरू करें। इसके साथ भी जो है वो आपकी, क्योंकि दूध आपको पता है इसके अंदर आयरन भी है और तमाम वो न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो मदर को चाहिए, जो बेबी को चाहिए, तो दूध के अंदर आप डाल के सुबह में निहार मुँह इसको लें और नाइट में आप हल्दी का दूध लेना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपको कोई भी इस तरह के मिनरल्स और विटामिन वगैरह की तो डेफिशिएंसी नहीं होगी और डिलीवरी जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सेफ होगी। और दूसरे नंबर पे सिट्रस, आपका जो विटामिन सी है, आप देखें जी, आप देखें कि जब डॉक्टर के पास जाती हैं स्टार्ट मंथ के अंदर, तो डॉक्टर जो है वो सिर्फ फॉलिक एसिड और विटामिन सी रिकमेंड करती हैं। तो आप जो है मैं फिर वही बात करूँगी कि सिंथेटिकली जो है वो इन चीज़ों को लेने की बजाय सिट्रस, लेमन है, ठीक है। आप लेमन जैसे खाना खाया है और ये प्रॉब्लम हो रही वॉमिट वगैरह की, तो आप अगर लेमन पानी साथ जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं नीम गर्म पानी में या नहीं, आप नॉर्मल से टैप वाटर के अंदर आप जो है वो लेमन डालें। हाँ जी, लेमन वाला पानी आप खाने के बाद 10-15 मिनट बाद, उससे ये होगा कि आपको वॉमिट्स वगैरह एक तो नहीं आएंगी, जो खाना खाया वो एक तो डाइजेस्ट हो जाएगा और तीसरे नंबर पे जो विटामिन सी है
आपको पता है बहुत असेंशियल है, डेली बेसिस पे लेना होता है। इसके साथ भी आपकी जो है वो ओवरऑल जो है वो आपके इश्यूज जो है वो एक तो ट्रीट होंगे और दूसरा ओवरऑल आपकी हेल्थ इसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपने बड़े अच्छे और बड़े आसान टोटके बताए हैं जो कि हर कोई जो है अपना सकता है, बना सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो आप बिल्कुल इससे मदद लें और इन पर जो है अमल भी करें। एक खबर आपके साथ शेयर कर दें, आपने सफेद दीवार पर डक टेप के जरिए चिपकाए गए केले की तस्वीर तो देखी होगी सोशल मीडिया पे, जो कि खासी वायरल भी है कई दिनों से। दरअसल इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये एक इटालियन आर्टिस्ट का फनपारा था जिसे कॉमेडियन का नाम दिया गया था। दिलचस्प बात यह कि गुज़श्ता दिनों इस केले को नीलामी के लिए जब पेश किया गया और एक अरबपति चीनी ताजर ने आर्ट के इस अजीबो गरीब नमूने को 62 लाख अमरीकी डॉलर यानी तकरीबन $2.25 अरब में खरीद लिया था। चीनी ताजर को यह बता दिया गया था कि जनाब केले के खराब होने पर केले को तब्दील करने की जिम्मेदारी भी उन पर ही आयद होगी। क्या बात है। और इस केले के बारे में एक ताज़ा खबर ये भी है कि इसके अरबपति चीनी मालिक ने इस बनाना आर्ट को हांगकांग के एक गैलरी होटल में मीडिया के सामने खाया था और ये भी दावा किया कि ये केला बहुत ही लजीज है। आपको ये भी बताते चलें कि केला आर्ट की ये कहानी कोई नई नहीं है। केले को इससे पहले मुनफरिद अंदाज में, अनोखे अंदाज में दिसंबर 2019 में फ़रोख्त किया गया था और उस वक्त ये आर्ट की जो मालियत थी वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए फ़रोख्त हुआ था। और गुज़िश्ता 5 साल के दौरान ये जो बनाना आर्ट है इसकी कीमत और इसकी ख़रीदो फ़रोख्त में और इसकी ख़रीदारी में बहुत इजाफा हुआ है। चलें, ये तो एक फिर अपने अपने शौक की बात है, अफोर्ड करने की बात है, कोई मोल नहीं है। जी हाँ, बात तो फिर यही है ना कि केले केले पे लिखा है खाने वाले का नाम। हमारे तो यहाँ जरा से केले महंगे हो जाएं तो हम परेशान हो जाते हैं, मगर हम देखते हैं कि दुनिया में केलों से मोहब्बत करने वालों की जनाब कोई कमी नहीं है। इसकी एक मिसाल आपके सामने है। तो जब उन्होंने केला खाना था तो वो फिर इसके लिए अरबों रुपया भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी खूबियां भी बताते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं कि खराब हो जाए तो चेंज ख्याल भी रखते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उस ताजर ने ये कहा, अरबपति ताजर ने, कि ये बड़ा मजेदार था, आम केले से इसका टेस्ट ज्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ कितना की ज्यादा हो सकता, महंगा जो था हमारे यहाँ आप देख लें। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने आप को ना, जो उन्होंने फैसला लिया था ना, उसको डिफेंड किया उन्होंने। हमारे यहाँ तो आपको पता है 100, 120 और एक वो खास किस्म का चितरी केला है, वो आप खाएं, मीठा है, बड़ा बेहतरीन है, जबरदस्त है। लेकिन जिन्होंने खाया वो बता सकते हैं कि क्या फायदे थे और कितना अच्छा था। मुझे ज़ाहिर इसमें सिर्फ शौक नजर आया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। कल दोबारा मिलेंगे तो देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुनो पाकिस्तान।